फिर हम एक उदाहरण भी देखेंगे रेडियो नाटक का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं रेडियो नाटक में प्रसिद्ध साहित्यकारों की भूमिका। प्रसिद्ध साहित्यकार की भूमिका, पहले साहित्यकार रेडियो स्टेशनों के लिए नाटक भी लिखा करते थे। साहित्यकार यानी कि जो साहित्य की रचना करते हैं, जैसे धर्मवीर भारती हैं, प्रेमचंद जी, ये सभी साहित्यकार हैं। तो पहले ये लोग रेडियो के लिए भी नाटक लिखा करते थे। उस समय रेडियो नाटक काफ़ी प्रचलित थे, क्योंकि टीवी जब तक नहीं आया था, टेलीविज़न नहीं आया था, तो रेडियो का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। और क्योंकि लोगों के पास एंटरटेनमेंट का एक यही तरीका था, तो इसमें जहाँ समाचार आते थे, संगीत आता था, बहुत सारे शिक्षाप्रद कार्यक्रम आते थे, तो वहीं पर कुछ नाटक भी प्रसारित होते थे। तो इनका ज़्यादा प्रचलन होने का कारण यही है क्योंकि और कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था उस समय। हिंदी के बहुत से नाटक जो मंच पर सफल हुए, मूल रूप से वह रेडियो के लिए ही लिखे गए थे। तो मंच यानी कि स्टेज पे जो फेमस हुए, वो सभी किसके लिए लिखे गए थे? आपके रेडियो के लिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत अंधेर नगरी, धर्म भारती कृत अंधा युग और मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन आदि नाटक रेडियो नाटक के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। तो ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनके लेखक भी दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ प्रसिद्ध लेखक और उनके द्वारा लिखित रेडियो नाटक के नाम बताइए। तो ये आपको नाम याद करना होगा। चलिए अब आते हैं रेडियो नाटकों का लेखन व संवादों का महत्व। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर संवाद सुनाई ही दे रहे हैं, इसलिए संवादों पर मेन ध्यान रखना पड़ता है ताकि श्रोताओं को वो आसानी से समझ में आ सके। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में भी चरित्र होते हैं, उनके आपसी संवाद होते हैं और इन्हीं संवादों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। तो रेडियो नाटक में भी जो संवाद होते हैं, उन्हीं के माध्यम से धीरे धीरे वो नाटक आगे की तरफ बढ़ता है। रेडियो नाटक पूर्ण रूप से श्रव्य होता है, क्योंकि इसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, इसीलिए इसका लेखन रंगमंच व सिनेमा के लेखन की अपेक्षा मुश्किल व अलग होता है। तो देखिए, अगर हम रंगमंच यानी कि स्टेज के लिए लेखन करें या फिल्मों के लिए पटकथा लिखें, तो उसमें ये सारी चीज़ें तब भी आसान होती है क्योंकि ये हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा होता है। लेकिन जब रेडियो के लिए लेखन करते हैं तो उसमें थोड़ी बाउंडेशन आ जाती है, क्योंकि रेडियो में सिर्फ हमें चीज़ें सुनाई दे रही होती हैं। रेडियो नाटक में सब कुछ संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से ही संप्रेषित होता है। जैसे हम बताएंगे, अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो टप 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 करके उसके चलने की आवाज़ आएगी, बारिश होगा तो बारिश की आवाज़ आएगी, बिजली कड़कने की, हमें ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, लेकिन सिर्फ सुनाई देंगी। हम जैसे बोलेंगे, अरे बहुत तेज हवा चल रही है, चलो जल्दी घर चलें, तो पीछे से साएं साएं करके हवा के चलने की आवाज़ आएगी, कुछ उड़ने की आवाज़ आएगी। तो हमारे संवाद के साथ ये पीछे से ध्वनियाँ भी चल रही होंगी, जो रेडियो नाटक में बहुत ज़रूरी होती है। इन नाटकों में मनसज्जा, वस्त्र सज्जा से चेहरे की भाव भंगिमाएं आदि की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें दिख नहीं रहे हैं, इसलिए हमें ड्रेस नहीं करनी, स्टेज नहीं सजाना, एक्सप्रेशंस नहीं देने। केवल संवाद ही पात्रों के अंतर्द्वंद, परिचय और समाधान की जानकारी मिलती है। तो क्या होता है, हमें सिर्फ संवादों के माध्यम से ही जो पात्रों के बीच अंतर्द्वंद चल रहा है, उन एक दूसरे पात्रों का परिचय, जैसे दो कैरेक्टर हैं अगर, तो वो उसका नाम क्या है, वो क्या काम करता है, ये भी हमें संवादों के माध्यम से ही पता चलता है। अतः रेडियो नाटक की सफलता व असफलता केवल आवाज़ ही पर ही आश्रित होती है, यानी कि जो संवाद चल रहे हैं और जो ध्वनियाँ चल रही हैं, इसी पे वो रेडियो नाटक सफल होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है। जैसे चोट लगने पर आह या ओह की आवाज़ तथा किसी को दूर से बुलाने के लिए तेज आवाज़ का प्रयोग करना। तो समझ में आया यहाँ पर क्या है? अगर मान लीजिए हमें चोट लग जाएगी, तो अगर इस बात को रेडियो पर प्रसारित करना है तो हमें पीछे से आह बड़ा दर्द हो रहा है, इस जैसी आवाज़ हमें देनी पड़ेगी। अगर हम किसी को पुकार रहे हैं तो पीछे से वो आवाज़ हमको देनी पड़ेगी। रेडियो नाटक के लिए कहानी का चयन, तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि रेडियो नाटक तो संवादों के माध्यम से ही चल रहा है। अब जब हमें इसके लिए कोई कहानी लेनी पड़ती है जिसे रेडियो नाटक में तब्दील करनी है, तो वो किस तरह की कहानी होनी चाहिए?
रेडियो नाटक की कहानी का चुनाव बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। उसमें बहुत अधिक गतिविधियां या एक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि बस बहुत सारी मूवीज क्या होती है, एक्शन बेस्ड होती है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन रेडियो नाटक में ये चीज़ ध्यान रखनी होती है हमें कि कहानी जो है वो पूरी तरीके से एक्शन बेस्ड नहीं होनी चाहिए। ये हम भली भांति जानते हैं कि रेडियो नाटक केवल श्रव्य माध्यम है, इसलिए कहानी का चुनाव उसी के अनुसार करना चाहिए, यानी कि जिन सारी चीज़ों को आप बोलकर या ध्वनि के माध्यम से व्यक्त कर सके, ऐसी ही तरह की कहानी को लेना चाहिए। मुख्यतः रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट की होती है, यानी कि रेडियो नाटक जब एक प्रसारित होगा तो वो 15 to 30 मिनट्स ही होगा मैक्सिमम, और इसी समय में श्रोता को बांध कर रखने के लिए कहानी में संवादों के माध्यम से रोचकता बनाए रखनी। अब आप ये बोलोगे कि 15 से 20 मिनट तक जो है एक नाटक की अवधि क्यों रखी गई? कारण ये है कि एक व्यक्ति के सुनने के हिसाब से कंसंट्रेशन सिर्फ इतना ही डिसाइड हुआ है, इससे ज़्यादा वो एक जगह बंद के बैठ के कोई चीज़ नहीं सुन सकता। तो इस कंडीशन में इसे 15 से 20 मिनट कहा गया। अब इस 15 से 20 मिनट में अगर दर्शक को श्रोता को बांधे रखना है तो आपको क्या करना होगा? अपने संवादों और ध्वनि के माध्यम से उसके अंदर इंटरेस्ट जगाए रखना होगा। लंबी कहानी को एक ही समय पर प्रसारित करने के बदले उसे 15 या 30 मिनट की धारावाहिक कड़ी के रूप में प्रतिदिन पेश किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि अगर कोई कहानी बहुत लंबी है जो एक दिन में 15 से 20 मिनट में ख़त्म नहीं हो सकती, तो उसे कई पार्ट्स में यानी कि एपिसोड में बताया जा सकता है। क्योंकि हम अगर मान लीजिए 15 से 30 मिनट की हम अवधि को बढ़ाकर 1-1.5 घंटे के कर देंगे तो 1-1.5 घंटा कोई व्यक्ति आपके नाटक को सुनने वाला है ही नहीं, वो अपना रेडियो टर्न ऑफ कर देगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपकी कहानी पूरी सुनी जाए तो इसे 15 से 30 मिनट के छोटे छोटे कई एपिसोड्स बनाकर आप इस कहानी को प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या। तो अवधि हमने आपको बता दी, ठीक है, संवादों का महत्व हमने आपको बता दिया। अब रेडियो नाटक में कितने पात्र होने चाहिए, ठीक है, कितने कैरेक्टर्स। अतः यह निश्चित है कि रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती है, तो हमने सीमित बता दी ना 15 से 30 मिनट, इसीलिए उसमें पात्रों की संख्या भी सीमित ही रहनी चाहिए, जैसे 5 से 6। अगर 15 से 20 मिनट की कहानी है, एक एपिसोड है, तो उसमें 5 से 6 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। इससे अधिक पात्रों के होने पर श्रोता भ्रमित हो सकता है, जिससे उसका मन नाटक से ऊब सकता है। तो क्या होता है, देखिए, हम किसी भी कैरेक्टर को कैसे पहचान रहे हैं? हम उसकी आवाज़ से पहचान रहे हैं। मेरी आवाज़ अलग है, आपकी आवाज़ अलग है, किसी और की आवाज़ अलग है, तो हम एक दूसरे को आवाज़ से भी पहचान लेते हैं। घर में जैसे आप पापा हैं या बड़े भाई हैं, उन दोनों को आप अलग अलग आवाज़ से पहचानते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कैरेक्टर डाल देंगे तो जो श्रोता है वो भ्रमित हो जाएगा, वो कैरेक्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। 5 से 6 लोगों की आवाज़ पहचानना बहुत कॉमन है, हम आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन अगर 10 से 12 कैरेक्टर आप भर दोगे तो उन सभी की आवाज़ को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जब वो संवाद बोलेंगे। हर बार तो ये नहीं बोलेगा कि मैं राम बोल रहा हूँ, ये चीज़ तो हम नहीं बोलेंगे। उसकी जो आवाज़ है वही उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। अतः रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय हमें 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि रेडियो नाटक में जब अवधि सीमित है तो उसमें पात्रों की संख्या भी सीमित हुई। अब इसी के आधार पर हमें कहानी किस तरह से चूज करनी चाहिए। कहानी केवल घटना प्रधान ना हो, यानी कि एक्शन बेस्ड मूवी नहीं होनी चाहिए। उसकी अवधि बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि बहुत लंबी कहानी नहीं होनी चाहिए। पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए, कैरेक्टर्स बहुत कम होनी चाहिए, सीमित 5 से 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रेडियो नाटक में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पात्रों के नाम, परस्पर संबंध, चारित्रिक विशेषताएं ये सभी संवादों के द्वारा उजागर करने होते हैं। यानी कि एक पात्र का नाम क्या है, उसका इन 2 पात्रों का आपस में बीच में संबंध क्या है, इन दोनों पात्रों के चरित्र क्या है, ये सारी चीज़ें हम संवाद के माध्यम से बोलेंगे। जैसे मैं हूँ, अब आप मुझे अगर सिर्फ सुनोगे तो हमारे सामने एक व्यक्ति है, मैं उससे बोलूँगा, अरे श्याम, तुम कल जो है मैंने तुम्हें बाजार में देखा कि तुम एक भिखारी को जो है कंबल, खाना सभी कुछ दे रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जब 2 संवाद ये बोले तो इससे आपको समझ में आया उस सामने वाले पात्र का नाम और उसकी चारित्रिक विशेषताएं, ये चीज़ें समझ में आई। तो उसके आगे अगर हम बोलेंगे तो तुमने इस तरीके से, जब तुम उस भिखारी की मदद कर रहे थे तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि मेरे पास एक इतना अच्छा मित्र है।
तो इन दोनों का परस्पर संबंध पता चल गया कि ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है ना। तो ये संवाद के माध्यम से ही व्यक्त होता है कि सामने वाले का चरित्र कैसा है, उसका नाम क्या है, इन दोनों का संबंध क्या है, जो भी सारी चीजें होती हैं वो हम कैसे पता चलते हैं, हमें संवादों के माध्यम से। इसीलिए हमें पात्रों के अनुसार ही संवादों की भाषा का चयन करना चाहिए, इससे नाटक में रोचकता व सरसता बनी रहती। तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी पात्र है उसका चरित्र अगर वो एक गांव वाला है तो उसकी भाषा हो या उसके बात करने का लहजा हो वो उसी तरीके से, जैसे अगर शहर का व्यक्ति होगा तो क्या बोलेगा, हम कर लेंगे। अगर गांव का व्यक्ति हो क्या, हम करीब करीब लेगा, ठीक है ना, कुछ हम कर लेंगे, इस तरीके से कुछ चीजें होंगी ना। तो आपको वो ग्रामीण लुक लाना पड़ेगा भाषा में। तो अभी तक आपने देख लिया कि रेडियो नाटक में साहित्यकार कौन कौन से रहे जिन्होंने अपनी भूमिका अदा करी। रेडियो नाटक कहानी से जब हम रेडियो नाटक बनाते हैं तो हमें क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, उनमें को दृश्य से विभाजित करना पड़ता है, सीमित संख्या होती है, कहानी कैसे हम लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। चलिए अब एक उदाहरण देख लेते हैं कि अगर हमारे पास में एक दृश्य है तो उसे हम किस तरीके से रेडियो नाटक में तब्दील करेंगे। देखिए, तो यहाँ पिक्चर आपको देख ही रही है कि पीछे बहुत सारे पेड़ हैं और 3 लड़के खड़े हुए हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से देखिए, दृश्य कुछ इस प्रकार है। रात का समय है और जंगल में 3 बच्चे राम, श्याम और मोहन रास्ता भटक गए हैं। तो ये 3 बच्चे क्या हैं, रास्ता भटक गए हैं। फिल्म या मंच पर इसे प्रकाश, लोकेशन, मंच सज्जा, ध्वनि प्रभावों और अभिनेताओं की भाव भंगिमा द्वारा दिखाया जा सकता है। अगर इसे स्टेज पे प्ले करना हो तो क्या होगा, हम इसमें वैसा, अब चूंकि रात है, अंधेरा है, तो उसकी लाइट उसी तरीके से होगी, लोकेशन मंच सज्जा वैसी होगी, जंगल का पूरा सेटअप करना पड़ेगा, आवाज़ें उसी तरीके से होगी, सियार की आवाज़ आ रही है, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आ रही है, सारी चीज़ें होंगी। अभिनेताओं मतलब बच्चे, अब जो ये 3 बच्चे हैं ये तीनों क्या होंगे, डरे होंगे, जंगल में अकेले हैं, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्रेशन से दिखाएंगे अगर स्टेज पे प्ले हो रहा है। रेडियो के लिए इसका लेखन कुछ इस तरह होगा, और अगर हम रेडियो के लिए लेखन लिख रहे हैं तो क्या होगा, कट 1 या पहला हिस्सा, यानी कि पहला दृश्य क्या है, जंगली जानवरों की आवाजें, डरावना संगीत और पदचाप के स्वर। तो ये सारी चीजें, पहले डायलॉग नहीं चलेंगे, संवाद नहीं चलेंगे, पहले क्या होगा, आपको ये पीछे से सारी चीजें सुनाई देंगी ध्वनि के माध्यम से। फिर अब ये तीनों बच्चे आपस में बात करना शुरू करेंगे। क्या, राम, श्याम, मुझे बड़ा डर लग रहा है, कितना भयानक जंगल है। श्याम, डर तो मुझे भी लग रहा है राम, इतनी रात हो गई है, घर में अम्मा बाबू सब परेशान होंगे। अब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। राम, ये सब इस नालायक मोहन की वजह से हुआ है, मोहन की नकल करते हुए। जंगल में चलते हैं, मुझे एक छोटा रास्ता मालूम है। मतलब अब जो है राम है मोहन की नकल कर रहा है कि जंगल में चलते हैं, चलो मुझे छोटा रास्ता पता है, इस तरीके से, ठीक है। फिर श्याम चौंक कर, अरे मोहन कहाँ रह गया, अभी तो यही था, आवाज लगाकर, मोहन मोहन, ठीक है। राम लगभग रोते हुए, वो डर गया कि पता कहीं हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे, वो बहुत ज्यादा डर गया था। श्याम, चुप करो, आवाज लगाते, मोहन, अरे मोहन। मोहन दूर से नजदीक आती आवाज, आ रहा हूं, वहीं रुकना। पैर में कांटा चुभ गया था, नजदीक ही कोई पंछी फड़फड़ाता भयानक स्वर करता उड़ गया। राम चीख पड़ा। तो अब चूंकि जंगल है तो जंगल में एक बैक जानवर निकलेंगे ना, तो ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आवाजों के माध्यम से, वो जो पक्षी की आवाज, फड़फड़ाने की आवाज है, वो भी ध्वनि के माध्यम से हमको बतानी पड़ेगी। और फिर राम चीखेगा, राम, श्याम बचाओ। मोहन जो नजदीक आ चुका था, डरपोक कहीं का। राम डरे स्वर में, वो क्या था। मोहन, कोई चिड़िया थी, हम लोगों की आवाजों से वो खुद डर गई थी, 1 नंबर के डरपोक हो तुम दोनों। श्याम, मोहन रास्ता भटका दिया, अब बहादुरी दिखा रहा है। तो ये इस तरीके से हमारा पहला दृश्य लगेगा, ठीक है। अगर रेडियो पे जो नाटक प्रसारित होगा तो पहला दृश्य इस तरीके से होगा। चलिए अब इसी के हिसाब से थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम नाटक को। रेडियो नाटक के आरंभ में अंक या दृश्य की जगह कट 1 या पहला हिस्सा लिखा जाता है, ठीक है। पहला, तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या था, आपने देखा कट 1 या पहला हिस्सा, हमने यही लिखा था ना, तो ये लिखना होता है।
चूंकि नाटक में दृश्य नहीं होता इसलिए अंग्रेजी शब्द कट लिखने का रिवाज है। दृश्य होते तो दृश्य 1 दृश्य 2 लिखा जाता, लेकिन यहाँ दृश्य है ही नहीं तो हम दृश्य नहीं लिख सकते, तो हम कट 1 लिखेंगे कि यहाँ पे पहला कट, फिर दूसरा कट, तीसरा कट, इस तरीके से। इन दृश्यों को अपने ढंग से भी लिखा या दर्शाया जा सकता है, क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ध्वनि प्रभाव और संवाद महत्वपूर्ण है। तो ये कट की जगह क्या लिखना है ये हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे रेडियो नाटक में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो पीछे से आने वाली आवाजें और डायलॉग्स यानी कि संवाद होते हैं। जैसे संवाद जैसे था राम के संवाद, कितना भयानक जंगल है, से श्रोता जान जाते हैं कि ये लोग इस समय जंगल में हैं, ठीक है, क्योंकि हमें दिख तो रहा नहीं है कुछ, कितना भयानक जंगल है और पीछे से आती हुई ध्वनियों से हमें ये पता चल रहा है कि ये बच्चे सब कहाँ हैं, जंगल में है। श्याम कहता है इतनी रात हो गई, अर्थात स्थान जंगल और समय रात्रि है, ठीक है ना। तो यहाँ पर संवाद के माध्यम से हमने जगह भी बता दी और समय भी बता दिया। इस प्रकार संवाद द्वारा देश काल स्थापित किया जा सकता है, परंतु यह स्वाभाविक होना चाहिए कि जबरदस्ती ठूसा हुआ नहीं लगना चाहिए। मतलब कि आप ऐसे डायलॉग्स देना जिससे समय और स्थान पता चले, परिवेश पता चले, वातावरण पता चले, लेकिन जबरदस्ती के संवाद नहीं होने चाहिए कि उसमें वहां जरूरत नहीं थी तब भी आप उसको बुलवा रहे हैं। उक्त दृश्य हमें यह जानकारी दे रहा है कि राम सबसे ज्यादा डरा हुआ था। डर तो श्याम को भी था, पर वह उस पर काबू करने की कोशिश कर रहा था। उनमें मोहन सबसे बेफिक्र था। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबके अंदर की भावनाएं भी ये हमें संवादों के माध्यम से ही पता चली। रेडियो नाटक में पात्रों से जुड़ी जानकारी हमें संवाद के माध्यम से मिलती है। तो हमें पात्रों यानी कि तीनों बच्चे हैं, जंगल में रात के समय भटक गए हैं, जिनमें एक बहुत ज्यादा डरा, कम डरा और एक बिल्कुल भी डरा नहीं। अतः पात्रों के नाम जैसे राम, श्याम और मोहन हमें आपसी संवाद से ही पता चले। आपसी संबंध, वो तीनों मित्र हैं। चारित्रिक विशेषताएं यानी कि एक थोड़ा डरपोक ज्यादा है, एक कम है जो अपने आप पे काबू कर रहा है और एक बिल्कुल बेफिक्र है। तो ये चारित्रिक विशेषताएं निकल कर आई। संवादों द्वारा उजागर करना होता है। इसके अलावा भाषा पर ध्यान रखना होगा कि पात्र अनपढ़, पढ़ा लिखा व शहर का रहने वाला है। अब आपको ये देखना है, अगर मान लीजिए ये तीनों बच्चे गांव के होते तो इनकी भाषा अलग होती, लेकिन ये तीनों शहर के थे इसलिए इनकी भाषा बिल्कुल साफ थी। यह गांव का है। उम्र, रोजगार आदि की जानकारी उस चरित्र की भाषा पर निर्धारित होनी चाहिए। तो भाषा के माध्यम से वो चरित्र किस परिवेश में है ये सारी चीजें भी हमें पता चल जाती हैं। एक ही व्यक्ति अपनी पत्नी से अलग ढंग से बात करेगा, नौकर से अलग ढंग से बातचीत करेगा और अपने बॉस से सम्मान पूर्वक व्यवहार करेगा तथा मित्र के साथ बराबरी और गर्मजोशी से पेश आएगा। अब देखिए हमारा हर किसी से बात करने का लहजा अलग अलग होता है, तो ये चीजें क्या बहुत मायने रखती हैं संवाद के तौर पे। ये सब उसके संवाद से ही प्रकट होगा। रेडियो मूलतः संवाद प्रदान माध्यम है, अतः इसके संवाद पर एक बात और लागू होती है कि संवाद जिस चरित्र को संबोधित कर रहा है उसका नाम लेना आवश्यक है। यानी कि मान लीजिए हम अगर तुमको बुला रहे हैं तो तुम्हारा नाम विजय है तो हम बोलेंगे विजय तुम मेरे साथ चलोगे क्या। तो हम जिस करेक्टर से बात करने जा रहे हैं उस करेक्टर का नाम हमारे संवाद में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा रेडियो नाटक में पात्र की हरकत को संवाद का हिस्सा बनना पड़ता है। पात्र अगर कोई हरकत कर रहा है, गतिविधि, एक्टिविटी कर रहा है तो उसे भी हमें संवाद के माध्यम से बताना पड़ता है, क्योंकि वो एक्टिविटी होती हुई हमें दिखाई नहीं देगी, इसलिए हमें इस तरीके से करना है ताकि हमें वो सुनाई दे। अब वो कैसे होगा, चलिए देखिए। हमारा चरित्र, अब एक कैरेक्टर है जो पार्क में है और उसे बेंच पर बैठना है, तो उसका संवाद कुछ इस तरह होगा। कितनी गर्मी है आज पार्क में, चलो कुछ देर इस बेंच पर बैठ जाओ। तो उसे बेंच पर बैठना है। अगर यही चीज मूवी में होगा तो हमें क्या है, दृश्य है, तो हम एक व्यक्ति को पसीना पोंछते हुए दिखाएंगे और वो जाकर सब कुछ हाँफता हुआ एक बेंच पे बैठ जाएगा। लेकिन रेडियो नाटक में क्या होगा, हमें ये सारी चीजें संवाद के माध्यम से बतानी पड़ेगी कि उसे बहुत गर्मी लग रही है और वो एक बेंच पर बैठ रहा है और वो आह की ध्वनि करता बेंच पर बैठ जाएगा और जब वो बैठेगा तो क्या बोलेगा, आह, मतलब रिलैक्स होने की जो आवाज होती है वो उसके मुंह से सुनाई देगी। तो देखा, रेडियो नाटक बनाते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। सबसे पहला प्रश्न है,
दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम की क्या सीमाएं हैं, इन सीमाओं को किस तरह पूरा किया जा सकता है। तो आप समझिएगा, दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना, दृश्य श्रव्य माध्यम कौन सा हुआ, टीवी है, सिनेमा है, ये सभी क्या है, हमको दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं। लेकिन इसके विपरीत श्रव्य माध्यम कौन है, रेडियो। तो रेडियो, जब हम दृश्य श्रव्य माध्यम से रेडियो पर आते हैं जो सिर्फ श्रव्य माध्यम है, तो इसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं। इन लिमिटेशंस को हमें बताना है और इसे हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं ये भी बताना है। तो देखिए क्या है, दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम में निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला है, दृश्य श्रव्य माध्यम में हम नाटक को अपनी आंखों से देख भी सकते हैं और पात्रों के संवादों को सुन भी सकते हैं, परंतु केवल श्रव्य माध्यम में हम सुन सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। तो पहली फाउंडेशन, तो सबसे बड़ी बात ये है कि दृश्य श्रव्य माध्यम में हम देख सुन दोनों सकते हैं, लेकिन श्रव्य माध्यम में हम सिर्फ सुन सकते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यम में हम पात्रों के हाव भाव देखकर उनकी दशा का अनुमान लगा सकते हैं, परंतु श्रव्य माध्यम में ऐसा कर पाना कठिन हो जाता है, क्योंकि वहां पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम उनकी भाव भंगिमा परिवेश ये सारी चीजें हम नहीं देख सकते। लेकिन हम जब इसे श्रव्य माध्यम में करते हैं तो श्रव्य माध्यम में ये सारी चीजें हम संवादों के माध्यम से समझ जाते हैं। नेक्स्ट है, दृश्य श्रव्य माध्यम में पात्रों के सुंदर वस्त्रों को देखा जा सकता है और पात्रों के सौंदर्य को देख सकते हैं, परंतु श्रव्य माध्यम में हम इसकी केवल कल्पना कर सकते हैं। तो श्रव्य माध्यम में जहां हम सिर्फ इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, दृश्य श्रव्य माध्यमों में ये सारी चीजें हम वास्तविकता में देख सकते हैं। चाहे स्टेज प्ले हो, मूवी हो, धारावाहिक हो, जो कुछ भी हो, हम जिन्हें देख सुन सकते हैं उनमें हम सामने कितनी सुंदरता है, उनके पोशाक कितने सुंदर है, उन्होंने गहने कितने सुंदर पहने, ये सारी चीजें देख सकते हैं। लेकिन रेडियो में हम सिर्फ इसकी एक कल्पना कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं, अरे सुमित्रा, तुमने तो आज बहुत सुंदर हार पहना है। अगर रेडियो नाटक में ये बात होगी तो हम क्या करेंगे, हम इसे सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। फिर आते हैं, दृश्य श्रव्य माध्यम में किसी भी दृश्य तथा वातावरण को देखकर उस जगह का आनंद उठा सकते हैं, परंतु श्रव्य माध्यम में हम हर दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए ध्वनि व संगीत की सहायता लेते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यम में, जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा था लास्ट, उसमें क्या जंगल है, तो दृश्य श्रव्य माध्यम में क्या होता है, एक जंगल के अंदर ये सेट लगाया जाता है और जंगल में हम क्या देखते कि 3 लड़के हैं, एकदम अंधेरा है, ये सारी चीजें दिखती। लेकिन रेडियो में क्या हुआ, रेडियो में हमें उस जगह का स्थान संवाद के माध्यम से पता चला, समय का पता संवाद के माध्यम से चला, और उसकी भयानकता का अंदाजा हमें पीछे से आ रही जंगल की सरसराहट, सियार की आवाज, कूकू, इस तरह की आवाजों से जंगल की भयानकता का पता चलता है। दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम में समय की सूचना तथा पात्रों के चरित्र का उद्घाटन भी संवादों के माध्यम से होता है। दृश्य श्रव्य माध्यमों में हमें जो है बहुत सारी चीजें दिखाई दे जाती हैं, जबकि श्रव्य माध्यम में हर चीज हमें संवादों या ध्वनि के माध्यम से ही व्यक्त करनी पड़ती है। जैसे एक दूसरे कैरेक्टर के नाम हो या उनका चरित्र हो, सब कुछ हमें संवादों के माध्यम से ही बताना पड़ता है। दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम की सभी सीमाओं को ध्वनि व संगीत के माध्यम से पूरा किया जाता है। तो दृश्य श्रव्य माध्यम में जो भी सीमाएं हैं, उन्हें अगर हमें श्रव्य माध्यम में लेना है तो उन सारी कमियों को हम ध्वनि के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। तो जैसा मैंने हर एक साथ के आप चीज़ के साथ बताया कि मान लीजिए हमें अगर समय की जानकारी देनी है तो हम संवाद से माध्यम से देंगे, जंगल की भयानकता की जानकारी देनी है तो हम पीछे से आ रही सियारों की आवाज़, सरसराहट और उल्लू की आवाज़, ये सारी आवाज़ों से हम जंगल की भयानकता बताएंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 में। नीचे कुछ दृश्य दिए गए हैं, रेडियो नाटक में इन दृश्यों को किस तरह से प्रस्तुत करेंगे, विवरण दीजिए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले, घनी अंधेरी रात, अगर इसे हमें रेडियो नाटक पे बताना है तो हम किस तरीके से करेंगे। साई साई की आवाज, हवा की आवाज, बीच बीच में चौकीदार की सीटी और लाठी की आवाज, जागते रहो का स्वर, किसी के संवाद द्वारा जैसे कितनी घनी रात है, हाथ को हाथ सूझ नहीं रहा। तो ध्वनि के साथ हमने संवाद के माध्यम से भी बता दिया कि रात कितनी काली, कितनी अंधेरी रात है। फिर दूसरा दृश्य है सुबह का समय, अगर हमें सुबह का समय बताना है तो किस तरीके से हम रेडियो नाटक में बताएंगे, तो इसमें भी हम संवाद
और कुछ ध्वनियों का सहारा लेंगे। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, मुर्गे का भांग स्वर, प्रभाती गाते हुए किसी का स्वर, माँ का अपने बच्चे को उठाने का संवाद। तो सुबह पीछे बैकग्राउंड में ये सारी ध्वनियां चलेंगी, जहां पर चिड़ियों का चहचहाना, मुर्गे बांग की आवाज, प्रभाती का स्वर, तो दूसरी तरफ माँ संवाद द्वारा बच्चे को उठा रही होगी कि बेटा उठ जाओ, बहुत सुबह हो गई है, जल्दी उठो नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाओगे। तो ये संवाद माँ के हो जाते हैं। ठीक है, अगला दृश्य देखते हैं, बच्चों की खुशी। अब अगर बच्चे बहुत खुश हैं तो क्या होते हैं, जाहिर सी बात है शोरगुल करते हैं, तो इसे तो दिखाना बहुत आसान है। जैसे बच्चों के शोरगुल का स्वर, बच्चों की किलकारियां, मिली जुली अनेक हंसी की ध्वनियां। तो ये बच्चों, बहुत एक नहीं कई सारे बच्चों की खुशी को व्यक्त कर देगा। नेक्स्ट है नदी का किनारा। अगर इस दृश्य को दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, नदी से टकराते हुए पानी की आवाज, नदी के जो किनारे पर जो पानी टकराता है, छप छप की आवाज वो आएगी। हवा का स्वर होगा, नदी के किनारे हवा बहुत तेज आवाज चलती है तो उसका आवाज आएगा। पक्षियों का कलरव, पक्षियों की आवाज आएगी। नदी पार करने के लिए नाविक का स्वर, यानी कि वो बोलेगा चलो भाई आपको नदी पार करा दें, हम इतना पैसा लेंगे एक तरफ का। तो इस तरीके से नाविक का हमें स्वर सुनाई दे सकता है। वर्षा का दिन, यानी कि अगर पानी बरस रहा है तो लगातार वर्षा होने की आवाज, किसी का किसी को से संवाद। अब किसी से किसी का संवाद भी, एक तो बहुत तेज बारिश की आवाज होगी, बिजली कड़कड़ाने की आवाज होगी, बादल के गड़गड़ाने की आवाज हो सकती है। अब ये तो ध्वनियां हो जाए, संवाद के हिसाब से क्या देंगे, बाहर छतरी लेकर जाना, दूसरा स्वर लगाता है आज वर्षा आने रुकना ही नहीं है। एक क्या बोलेगा, कोई एक पात्र बाहर जा रहा है, भाई छतरी लेकर जाना, तो इससे पता चलेगा कि वर्षा हो रही है। दूसरा क्या बोलेगा, लगता है आज बारिश रुकने वाली नहीं है, मैं छतरी लेकर ही जाऊंगा। तो यहां पर वर्षा की भयानकता का भी पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। यहाँ क्या दिया गया है, रेडियो नाटक लेखन का प्रारूप बनाइए। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, एक फॉर्मेट रेडी करना है रेडियो नाटक का, और अपनी पुस्तक को किसी कहानी के एक अंश को रेडियो नाटक में रूपांतरित कीजिए। तो अभी तक हम एक कहानी देखते आ रहे ईदगाह, हमने उसी कहानी को रेडियो नाटक के एक अंश में प्रस्तुत किया है। चलिए देखिए कैसे। ईदगाह कहानी के एक दृश्य जिसमें सभी बच्चे ईद के मेले पर जाने के लिए तैयार होकर हामिद को बुलाने उसके घर आते हैं। हामिद भी मेले में जाने के लिए तैयार है, परंतु हामिद की दादी हामिद को मेले पर जाने से पहले कुछ समझाने लगती है। रेडियो नाटक में इस दृश्य का लेखन कुछ इस प्रकार होगा। कैसे होगा, बहुत सारे बच्चों का शोर, क्योंकि सही सारे बच्चे मिलके आ रहे हैं। ठीक है, मिली जुली आवाजें हैं सबकी, हामिद चलो की आवाज खाली एक की नहीं होगी, सिंगल कई सारे लोगों की आवाज। पद चाप के स्वर, यानी कि पैरों की आवाज आएगी। दरवाजा खटखटाने की आवाज आएगी, क्योंकि वो बच्चे क्या करेंगे, हामिद को बुलाना है तो दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। क्या है, एक स्वर, पहला स्वर हामिद, ओ हामिद मेले नहीं चलना है क्या, एक बच्चा बोलेगा ये संवाद। देखिए पीछे से जो ध्वनियां आनी है वो ध्वनि रहेंगी, सारे बच्चों का शोर, मिलीजुली आवाजें, पदचाप का स्वर, दरवाजा खटखटाने की आवाज, ये पीछे से ध्वनि चलेगी। लेकिन अब संवाद क्या चलेंगे, पहला स्वर हो गया हामिद, दूर से आती, क्योंकि हामिद तो अब एक दरवाजे के इस तरफ है, एक दरवाजे के इस तरफ है, तो हामिद की आवाज क्या दूर से आएगी। आ रहा हूं, तेज कदमों से आता हुआ, क्योंकि वो दौड़ कर आएगा दरवाजा खोलने के लिए, तो उसके आने के कदमों की आवाज भी आनी चाहिए। दादी, अब पीछे से दादी हामिद को रोकती है, रुको हामिद। हामिद जोर से, क्या है दादी। अब यहाँ पर हामिद जोर से क्यों बोलेगा, क्योंकि उसे एक्साइटमेंट है ईदगाह जाने का, इसलिए उसको दादी रोक रही है, तो उसे थोड़ी सी झलझलाहट होगी, इसलिए उसके मुंह से जोर से आवाज निकलेगी। दादी धीरे से, अब दादी चूंकि बुजुर्ग हैं तो उनकी आवाज धीरे ही निकलेगी। मेले में ध्यान से चलना, और अब वो अपना वक्तव्य पूरा कर पाती उससे पहले ही हामिद बीच में रोककर बोलता है, मुझे पता है। जैसे कि बच्चे सभी बोलते हैं कि भाई उनको समझाने लोगों, नहीं मुझे सब कुछ पता है, तो उस तरीके से। दादी, फिर भी बेटा अपना ख्याल रखना और गंदी चीजें ना खाना, जैसे बड़े बुजुर्ग हम लोग को एडवाइस करते हैं ना, उसी तरीके से। बाहर से बच्चों का शोर तीव्र हो जाता है, दरवाजा खोलने की आवाज। अब जैसे दरवाजा खुलेगा तो जो बाहर दरवाजे की उस तरफ जो बच्चों की आवाज थी वो क्या होगी, वो जोर से आ जाएगी, वो आने लगती। हामिद, चलो आ गया। अब हामिद क्या कहता है, चलो आ गया, अब मेले चलते हैं। धीरे धीरे शोर कम होता जाता है और पदचाप भी धीमी हो जाती, क्योंकि बच्चे सब जा रहे हैं। अमीना यहाँ पर खड़ी है, यानी कि उसकी दादी जो है वो खड़ी हुई है, तो उस कंडीशन में हम
जो रेडियो वाले हैं वो कहाँ हैं, अमीना के पास खड़े हैं और बच्चे जा रहे हैं, तो बच्चों का शोर शोर कम हो जाएगा और उनके जाते हुए पैरों की आवाज़ धीरे 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 होते कम होती हुई खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने एक जो दृश्य था उसका ये रेडियो नाटक बनाया। तो इस तरीके से ध्वनि और संवादों के माध्यम से हमने सब कुछ व्यक्त करने की कोशिश करी। ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस लेकर आए ताकि आपकी ये समस्या हल हो जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या पहला है, क्या दिया है, रेडियो नाटक में संवाद की क्या विशेषताएं। तो अब इनमें क्या विशेषताएं होती हैं ये हमने वैसे तो चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन अब इनको आंसर में हम कैसे लिखें, देखिए। अब रेडियो नाटक पूरी तरीके से संवाद पर ही टिका होता है। किस पर, संवाद पे, क्योंकि हमें वो श्रव्य माध्यम है, तो जितनी भी चीजें हैं वो हमें सुनाई ही दे रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस पर ही हमें सारा काम करना पड़ता है। अब इस पर प्रश्न का क्या लिखेंगे, देखिए उत्तर क्या लिखेंगे, रेडियो नाटक में संवाद की विशेषताएं। तो सबसे पहले क्या विशेषता आ रही है हमारी, देखिए, रेडियो नाटक में पात्रों संबंधी तमाम जानकारी हमें संवादों के माध्यम से मिलती है। जाहिर सी बात है भाई, संवाद है तो संवाद के माध्यम से ही मिलेगी। उनके नाम, आपसी संबंध, चारित्रिक विशेषताएं, ये सभी हमें संवादों द्वारा ही उजागर करना होता है। अब उसमें मान लीजिए कितने पात्र हैं, पात्र ना हमें दिखाई दे रहे हैं, उनकी क्या वेशभूषा है, उनका आपसी में संबंध क्या है, उनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या है, ये सभी चीजें हमें संवाद के माध्यम से बयां करनी होती है। भाषा पर भी विशेष ध्यान रखना होगा, वो पढ़ा लिखा है कि अनपढ़, शहर का है कि गांव का, क्या वो किसी विशेष प्रांत का है, उसकी उम्र क्या है, वो क्या रोजगार धंधा करता है, इस तरह की तमाम जानकारियां उस चरित्र की भाषा को निर्धारित करेंगी। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति गांव का कैरेक्टर निभा रहा है उस रेडियो नाटक में, तो उसके बोलने का तरीका अलग होगा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अलग तरीके से बोलेगा, एक क्या कहते हैं अनपढ़ व्यक्ति अलग तरीके से बोलेगा। फिर कभी कभी क्या होता है, हमारे काम का असर भी हमारी भाषा पे बहुत ज्यादा आता है, वो सारी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से जिस भी कैरेक्टर को आप निभा रहे हो, जो उसके संवाद जब आपको मिलते हैं, तो सिर्फ वो संवाद जो शब्दों में लिखे हैं वही नहीं, आपके बोलने का लहजा यानी कि वे ऑफ डिलीवरी द डायलॉग्स, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप किस तरीके से उसको डिलीवर कर रहे हो, क्योंकि उससे जो है श्रोता उस व्यक्ति की चरित्र को अपने दिमाग में काल्पनिक तौर से बनाने लगता है। फिर पात्रों का आपसी संबंध भी संवाद की बनावट पर असर डालता है। एक ही व्यक्ति अपनी पत्नी से अलग ढंग से बात करेगा, अपने नौकर से अलग ढंग से, अपने बॉस के प्रति सम्मानपूर्वक रवैया अपनाएगा, तो अपने मित्र के प्रति उसका बराबरी और गर्मजोशी का व्यवहार। अब संवाद में हमें ये भी ध्यान रखना लग पड़ता है कि जो संवाद लिखे जा रहे हैं या बोले जा रहे हैं, उनमें ये सारे संबंध भी उतने ही मायने रखेंगे। रेडियो क्योंकि मूलतः संवाद प्रधान माध्यम है, इसलिए यहाँ इसका खास ध्यान रखना होता है। रेडियो में कौन किससे बात कर रहा है हम देख नहीं पाते, इसीलिए संवाद जिस चरित्र को संबोधित है उसका नाम लेना जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हम सामने वाले संवाद से बात कर रहे हैं, तो हम पहले उसका नाम लेंगे और तब हम बोलेंगे, ताकि सुनने वाला ये समझे तो कि हम किससे बात कर रहे हैं। खास तौर पर जब दृश्यों में 2 से अधिक पात्र हों। इसके अलावा रेडियो नाटक में कई बार कोई पात्र विशेष जब कोई हरकत, कोई एक्शन करता है, तो उसे भी संवाद का हिस्सा बनाना पड़ता है। अब कोई भी हरकत कर रहा है या एक्शन हो रहा है, वैसे तो रेडियो नाटक जो होता है वो कभी भी एक्शन प्रधान नहीं होता, लेकिन अब मान लीजिए बीच में कोई एक्शन आ गया है, तो क्या करेंगे हम, उसे भी संवादों के माध्यम से ही बयां करना पड़ता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अब चूंकि एक श्रव्य माध्यम है, इसलिए पात्रों की संख्या भी आपको बहुत ध्यान देनी पड़ती है। रेडियो नाटक की अवधि ही सीमित है, तो फिर अपने आप ही पात्रों की संख्या भी सीमित हो जाएगी। जैसे कि रेडियो नाटक की अवधि जाहिर सी बात है कि 30 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जो एकाग्रता का जो समय होता है वो 30 से 40 मिनट का होता है। तो इससे ज्यादा अगर आप रखोगे तो व्यक्ति बोर हो जाएगा और रेडियो बंद करके चलता बनेगा।
इसलिए कोई भी नाटक की अवधि हमें 30 से 40 मिनट से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अब जब इतने कम मिनट का कोई भी आप नाटक कर रहे हो तो उसमें पात्रों की संख्या भी लिमिटेड होगी होगी ना, क्योंकि श्रोता सिर्फ आवाज के सहारे चरित्रों को याद रखता है। ऐसी स्थिति में रेडियो नाटक में यदि बहुत ज्यादा किरदार हैं तो उसके साथ एक रिश्ता बनाए रखने में श्रोता को दिक्कत होगी। अब चूंकि हम सारे कैरेक्टर को उनकी आवाजों से पहचान रहे हैं, और तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि इसमें पात्रों की संख्या बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि जितने आप पात्र रखेंगे श्रोता के लिए उतने लोगों को पहचान पाना मुश्किल हो जाता है आवाज के माध्यम से। 15 मिनट की अवधि वाले रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या अधिकतम संख्या 5 से 6 हो। यानी कि अगर आप कोई रेडियो नाटक सिर्फ 15 मिनट का कर रहे हो तो उसमें कैरेक्टर सिर्फ आपके 5 से 6 ही होने चाहिए। 30 से 40 मिनट की अवधि के नाटक में 8 से 12 पात्र हो सकते हैं। अगर 1 घंटे या उससे ज्यादा अवधि का रेडियो नाटक लिखना ही पड़ जाए तो उसमें 15-20 भूमिकाएं गढ़ी जा सकती है। देखिए, अगर कभी ऐसी नौबत आए कि 1 घंटे का नाटक हो रहा है तो उसे 2 एपिसोड में कर देना चाहिए। इतना लंबा नाटक जो है वो मान्य नहीं रहता है रेडियो में। और कभी अगर ऐसा हो तो उसमें आप 15-20 कैरेक्टर कर सकते हो। पात्रों की संख्या के मामले में बताई गई संख्याएं एक अंदाजा मात्र है। ये प्रमुख और सहायक भूमिकाओं की संख्या है। ठीक है, सबको, मेन कैरेक्टर और जितने भी सहायक कलाकार हैं सबको मिला के संख्या बताई गई है। छोटे मोटे किरदारों की गिनती इसमें नहीं की गई है। मान लीजिए कोई स्वीपर आ रहा है, कोई झाड़ू वाला आ रहा है, तो उसमें नहीं है। ठीक है, मतलब फेरी वाले की एक आवाज या पोस्टमैन का एक संवाद, न्यायालय में जज का सिर्फ ऑर्डर कहना, ये सारे कैरेक्टर उसमें शामिल नहीं है। जो मुश्किल से 1-2 शब्द बोलते हैं, 1 लाइन बोलते हैं, तो वो पात्र आपके जो हैं वो इन पात्रों की संख्या में इंक्लूडेड नहीं है। यानी जैसे 5 से 6 लिया गया है कैरेक्टर की संख्या, तो इसमें ये जज की, फेरी वाले की, कूड़े वाले की, पोस्टमैन की, इन सबको इंक्लूड नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? अब ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि किसी भी नाटक को सफल बनाने के लिए इसकी एक छोटी से छोटी बारीकी पे भी ध्यान रखना पड़ता है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट होती है। इसीलिए अमूमन रेडियो नाटक की अवधि छोटी ही है, और अगर आपकी कहानी लंबी है तो फिर वह एक धारावाहिक के रूप में पेश की जा सकती है। तो उन्होंने क्या बोला, आपको जो कोई भी नाटक पेश करना है वो 15 से 30 मिनट का ही रखिए, और अगर आपका नाटक लंबा है तो उसे एपिसोड वाइज, यानी कि जैसे हम लोग के सीरियल्स या धारावाहिक होते हैं उस हिसाब से कई श्रृंखला में आप दे सकते हैं, जिसकी हर कड़ी 15 से 30 मिनट की होगी। मानी कि उसका एक एपिसोड 15 से 30 मिनट का, दूसरा 15 से 30 मिनट का, तीसरा 15 से 30 मिनट का। इस तरीके से आप कर सकते हैं। रेडियो पर निश्चित समय पर निश्चित कार्यक्रम आते हैं, इसलिए उनकी अवधि भी निश्चित होती है, क्योंकि रेडियो नाटक में हर चीज का अपना एक टाइम बना रहता है कि हाँ भाई 20 मिनट का समाचार आएगा, 20 मिनट का क्या कहते हैं, उसके बाद गाने चलेंगे, तो 20 मिनट का किसी का संवाद है तो 20 मिनट का नाटक चलेगा। तो इसलिए इन सब की संख्या सीमित की जाती है, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या 60 मिनट वगैरह। तो अब ये डिपेंड करता है आपके नाटक पे। वैसे 15 से 30 मिनट ज्यादा नहीं होना चाहिए नाटक की अवधि। प्रश्न संख्या 4 है, रेडियो नाटक की अवधि का 15 से 30 मिनट के होने का कारण क्या है? अब उन्होंने कहा कि भाई जितनी भी अवधि है वो 15 से 30 मिनट की होनी चाहिए। अब इसका रीजन क्या दिया, चलिए देखते हैं। रेडियो नाटक की अवधि 15 मिनट से 30 मिनट के होने के 2 कारण हैं। श्रव्य माध्यम में नाटक या वार्ता जैसे कार्यक्रमों के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट की होती है। ठीक है, ये हम सभी को 15 से 30 मिनट की होती है, इससे ज्यादा नहीं। दूसरे, सिनेमा और नाटक में दर्शक अपने घरों के बाहर निकलकर किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसका मतलब वो कि इन आयोजनों के लिए एक प्रयास करते हैं और अनजाने लोगों के एक समूह का हिस्सा बनकर प्रेक्षागृह में बैठते हैं। तो अब इसको ऐसे समझिए कि देखिए, व्यक्ति के जो एकाग्र होकर बैठने या किसी चीज को सुनने की जो एक एकाग्रता लिमिट होती है वो 15 से 30 मिनट की होती है। इसीलिए रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट की रखी जाती है। तो आप बोलोगे तो फिर ये फिल्म वगैरह तो 3-3 घंटे की होती है मैम, उसमें भी तो एकाग्रता लगानी पड़ती है। देखिए, रेडियो हमारे घर में बहुत सुविधा से प्राप्त है, तो हमने उसका नॉब घुमाया, सुना, हो गया। हमें नहीं अच्छा लगेगा, हम बंद करके कुछ और काम करने लगे।
लेकिन जैसे हम सिनेमा देखने निकल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम घर के बाहर जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं, तो फिर हम वो 3 घंटे बैठकर देख सकते हैं। लेकिन घर में ही वो 3 घंटे की पिक्चर अगर आप देखते हो तो देखो क्या होता है, आपको बीच में कई बार रुकना पड़ता है, हमारा एकाग्रता लिमिट भंग होता है। तो वही चीज है कि जब हम किसी चीज के लिए एफर्ट्स लगाते हैं तो हम उसे ज्यादा समय दे सकते हैं, लेकिन हम अगर किसी चीज में एफर्ट नहीं लगा रहे हैं तो हम ज्यादा समय नहीं देते हैं। रेडियो नाटक के साथ एक यही माइनस पॉइंट होता है, इसीलिए इसकी अवधि को 15 से 30 मिनट रखा गया है ताकि सभी व्यक्ति बगैर किसी जद्दोजहद के पूरा नाटक देखें। रेडियो को परिभाषित कीजिए, ये बहुत बड़ी चीज है। हम बात कर रहे हैं रेडियो नाटक की जो कि प्रसारित हो रहा है रेडियो पर, तो उसको परिभाषित करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज से कुछ दशक पहले एक जमाना ऐसा भी था जब दुनिया में ना टेलीविजन था ना कंप्यूटर, सिनेमा हॉल थिएटर तो थे लेकिन उनकी संख्या आज के मुकाबले काफी कम थी। ये बात सही है, और एक आदमी के लिए वे आसानी से उपलब्ध भी नहीं थे। अगर एक सिंगल आदमी के लिए कहा जाए तो वो हमारी जो इनकम थी, पहुंच थी, अब उस समय हम लोग इन सारे चीजों पे लोग इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। ऐसे समय में घर में बैठे मनोरंजन का जो सबसे सस्ता और सहजता से प्राप्त साधन था वो था रेडियो। रेडियो पर खबरें आती, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आते, खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित होता, एफएम चैनलों की तरह गीत संगीत की भरमार रहती थी। टीवी धारावाहिकों और टेलीविजन की कमी भी रेडियो पर आने वाले नाटक पूरा किया करते थे। अब रेडियो क्या होते थे उस समय, हमारे जो क्या कहते हैं ना, मनोरंजन का इकलौता साधन था, क्योंकि उस समय हमारे पास इतनी सारी वैरायटीज नहीं थी। आज हमारे घर में रेडियो भी है, टीवी भी है, कंप्यूटर भी है, इंटरनेट भी हमारे लोग के मोबाइल भी है, तो एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, यही एकमात्र साधन था और इस पर सभी तरह के वेरिएशन में प्रोग्राम्स आते थे, तो व्यक्ति इसी से अपना मनोरंजन किया करता था और ये होता था हमारा रेडियो। रेडियो नाटक लिखे कैसे जाते हैं, अब ये भी एक सबसे बड़ी चीज है कि भाई रेडियो पर नाटक प्रसारित तो होते हैं, उनकी अवधि जान ली, पात्र जान लिए, मगर इनको लिखा कैसा जाएगा। देखिए, सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में भी चरित्र होते हैं, उन चरित्रों के आपसी संवाद होते हैं और इन्हीं संवादों के जरिए आगे बढ़ती है कहानी। बस सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में विजुअल अर्थात दृश्य नहीं होते, ठीक है, यानी कि हम उनको देख नहीं सकते, और जब भी इनकी कथा रेडियो नाटक लिखे जाते हैं इनको दृश्य के हिसाब से विभाजित नहीं किया जाता। यही सबसे बड़ा अंतर है रेडियो नाटक तथा सिनेमा या रंगमंच के माध्यम में, ठीक है। तो रेडियो, सिनेमा या रंगमंच में सबसे बड़ा माध्यम जो फर्क है वो है विजुअल का। रेडियो में विजुअल्स नहीं होते, दृश्य नहीं होते, जबकि रंगमंच और सिनेमा में दृश्य होते हैं। रेडियो पूरी तरह से श्रव्य माध्यम है, इसीलिए रेडियो नाटक का लेखन सिनेमा व रंगमंच के लेखन से थोड़ा सा भिन्न है, ठीक है। तो जब हम रेडियो ऐसे नाटक लिखते हैं और रेडियो नाटक लिखते हैं तो थोड़ी सी भिन्नता होती है और थोड़ा मुश्किल भी है। आपको सब कुछ संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से संप्रेषित करना होता है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा भी रहे हैं तो भी वो आपको संवादों के माध्यम से बयां करेंगे। यहाँ आपकी सहायता के लिए ना मंच सज्जा है, ना वस्त्र सज्जा, और ना ही अभिनेता के चेहरे की भाव भंगिमाएं, मतलब कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब हमें सुनाई देगा, वरना बाकी सब कुछ वैसा ही। एक कहानी, कहानी का वही ढांचा, शुरुआत, मध्य, अंत, इसे यूं ही कह सकते हैं। परिचय, द्वंद्व, समाधान, बस ये सब होगा आवाज के माध्यम से। तो जो एक मूवी आप देखते हो वो हमें दिखाई देती है, लेकिन रेडियो में हर एक चीज हमें सुनाई देगी, सब कुछ संवादों के माध्यम से होगा। तो इनको लिखे जाते समय छोटे से छोटे एक्शन, छोटे से छोटे मूवमेंट्स, हर चीज के लिए ध्वनि प्रभावों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बाकी लिखने का तरीका वही है जैसे बाकी नाटक लिखे जाते हैं। रेडियो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी, मतलब कुछ ऐसी बातें जो वाकई आपको लगता है कि काफी अच्छी है, ठीक है। रेडियो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका रही, यानी कि जब से नाटक बहुत ज्यादा प्रभाव होने लगे, उनका प्रचलन होने लगा, तो उसमें रेडियो की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो गई थी।
सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं, श्रव्य माध्यम है। ये भी इसकी एक विशेषता है। ठीक है, रेडियो की प्रस्तुति संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से होती है। इसमें जितना भी होगा सब ध्वनि के माध्यम से होगा। फिल्म की तरह रेडियो में एक्शन की गुंजाइश नहीं होती। देखिए, ये एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है रेडियो नाटक में कि आप एक्शन प्रधान कोई भी नाटक रेडियो पर प्रसारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फिल्म में एक्शन होता है, इनमें एक्शंस नहीं होते हैं। चूंकि रेडियो नाटक की अवधि सीमित है, इसलिए पात्रों की संख्या भी सीमित होती है, क्योंकि सिर्फ आवाज के सहारे पात्रों को याद रख पाना मुश्किल होता है। तो इसका एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें अवधि सीमित होती है, पात्रों की संख्या सीमित होती है। इसका सिर्फ एक ये कारण है कि आवाज के माध्यम से इतने सारे लोगों को याद रख पाना मुश्किल है, और बहुत देर तक बैठकर सिर्फ सुनना ये भी मनुष्य के लिए मुश्किल होता है। पात्र संबंधित विविध जानकारी संवाद एवं ध्वनि संकेतों से उजागर होती है। तो जो कोई भी पात्र है रेडियो में, उसके बारे में जो कोई भी चीज है वो हमें ध्वनि के माध्यम से, संवादों के माध्यम से ही पता चलती है। प्रश्न संख्या 8 है, क्या दिया गया है? रेडियो नाटक की कहानी में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? अब देखिए, यहां पर क्या है ना, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपके पास में आता है तो आप इसे शॉर्ट करके भी लिख लेना, लेकिन मैंने इसे आपके लिए पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। ठीक है, देखिए, रेडियो नाटक की जो कहानी होती है में किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, यानी कि जब हम कहानी लें रेडियो नाटक के लिए तो उसमें क्या चीज हमें जरूर देखनी चाहिए। रेडियो नाटक में कहानी संवादों तथा ध्वनि प्रभावों पर आधारित होती है। इससे कहानी का चयन करते समय अनेक बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। ठीक है, क्योंकि जब हम कहानी ले रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब इसे हम रेडियो नाटक में तब्दील करेंगे तो ये सिर्फ संवादों और ध्वनि के माध्यम से ही प्रकट हो। तो कहानी चयन करते समय ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे आवश्यक है उस कहानी के लिए वो है कहानी एक घटना प्रधान ना हो, यानी कि सिर्फ एक घटना पर आधारित ना हो। रेडियो नाटक की कहानी केवल एक ही घटना पर आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानी श्रोताओं को थोड़ी देर में उबाऊ बना देती है, जिससे श्रोता कुछ देर पश्चात सुनना पसंद नहीं करते। इसीलिए रेडियो नाटक की कहानी में अनेक घटनाएं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट देना है। तो अगर हम एक ही घटना रखेंगे तो सामने वाला व्यक्ति बोर हो जाएगा जो सिर्फ सुन रहा है। तो इसलिए एक घटना प्रधान नहीं होकर इनमें विविध घटनाएं होनी चाहिए। सीमा अवधि। अब रेडियो नाटक लिखते समय कहानी से, जब हम इसको रेडियो नाटक लिख रहे हैं तो सबसे जो ध्यान रखना होता है वो है अवधि, यानी कि समय सीमा। सामान्य रूप से रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट तक हो सकती है। रेडियो नाटक की अवधि इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो नाटक को सुनने के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट तक की होती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन का टाइम 15 to 30 मिनट होता है। तो इससे ज्यादा इसीलिए नहीं रखी जाती है, क्योंकि व्यक्ति जब बोर होने लगेगा तो वो नाटक सुनना बंद कर देगा। इससे ज्यादा नहीं। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसे मनुष्य अपने घर में अपनी इच्छा अनुसार सुनता है, इसलिए रेडियो नाटक की अवधि सीमित होनी चाहिए। क्योंकि हमें ये जरूर समझना चाहिए कि रेडियो में अगर कोई भी चीज किसी व्यक्ति को बोर करेगी तो वो तुरंत रेडियो बंद कर दे। तो ये हमें बोरियत का जो एलिमेंट होता है ये हर हाल में हटाना होता है। पात्रों की सीमित संख्या। अब ये भी बात है, जब समय सीमा है, जब लिमिटेड समय सीमा है हमारे पास में, तो पात्रों की संख्या को भी सीमित रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ज्यादा पात्र रखेंगे तो श्रोता उनको आवाज के माध्यम से इतने ज्यादा पात्रों को याद नहीं रख पाएंगे। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। इसमें पात्रों की संख्या 5 से 6 अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें श्रोता केवल ध्वनि के सहारे ही पात्रों को याद रख पाता है। यदि रेडियो नाटक में अवधि अधिक पात्र होंगे तो श्रोता उन्हें याद नहीं रख सकेंगे। इसलिए रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 9 पर। रेडियो पर रेडियो नाटक का आरंभ किस प्रकार हुआ? अब देखिए, हम लोग रेडियो पर रेडियो नाटक सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई ये भी तो जानना जरूरी है
है ना। आज से कुछ दशक पहले रेडियो ही मनोरंजन का प्रमुख साधन था। उस समय टेलीविजन, सिनेमा, कंप्यूटर आदि मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं थे। हम आज से अगर मान लीजिए 30 दशक पीछे चले जाएं और भी थोड़ा सा, तब तो टेलीविजन आ गया था, 30 दशक पीछे जाएंगे तो थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो टीवी भी नहीं हुआ करते थे। तो सबके घर में रेडियो होता था और वो उसी से काम चलाते थे। ऐसे समय में घर में बैठे ही रेडियो ही मनोरंजन का सबसे सस्ता और सुलभ साधन था। रेडियो पर खबरें आती थी, इसके साथ साथ अनेक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते थे। तो जब रेडियो हुआ तो ये सारी चीजें आती थी। रेडियो पर संगीत और खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाता था। एफएम चैनलों की तरह गीत संगीत की अधिकता होती थी। धीरे धीरे रेडियो पर नाटक प्रस्तुत किए जाने लगे कि भाई अब ये जब एक यही मनोरंजन का साधन है तो इसमें क्यों नहीं हम नाटक भी प्रसारित करें, होने लगे। तब रेडियो नाटक टीवी धारावाहिकों तथा टेलीफिल्म की कमी को पूरा करने के लिए शुरू हुए थे। ये नाटक लघु भी होते थे और धारावाहिकों के रूप में भी प्रस्तुत किए जाते थे। तो अब व्यक्तियों का एंटरटेनमेंट, कहते हैं ना भाई, जैसे होता है वेरिएशन करना होता है हमको, तो रेडियो में ये सारी चीजें तो चल रही थी, लेकिन ये हुआ कि भाई लोगों को थोड़ा और एंटरटेन करना चाहिए, इसलिए ये नाटक का प्रचलन शुरू हुआ। और जैसे आजकल टीवी और कंप्यूटर हमारे पास है, उनमें टीवी धारावाहिक आते हैं, तो नाटक जो प्रसारित होते थे रेडियो पर, हमारी वही कमी उस समय ये लोग पूरा किया करते थे। और ये छोटे भी होते थे और अगर लंबे हैं तो उन्हें धारावाहिकों के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता था। हिंदी साहित्य के सभी बड़े बड़े लेखक साहित्य रचना के साथ साथ रेडियो स्टेशनों के लिए नाटक भी लिखते थे। ठीक है, बहुत बड़े लोग। उस समय रेडियो के लिए नाटक लिखना एक सम्मानजनक बात मानी जाती थी। इस प्रकार रेडियो नाटक का प्रचलन बढ़ने लगा। रेडियो नाटकों ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के नाट्य आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हिंदी के अनेक नाटक जो बाद में मंच पर बहुत प्रसिद्ध रहे, वे मूलतः रेडियो के लिए ही लिखे गए थे। धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग और मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। तो इनके उपन्यास भी हैं और इनको नाटक के तौर पर भी रेडियो पर प्रसारित किया गया था। और जब शुरू में ये रेडियो था तो उस समय ये जितने भी बड़े बड़े लेखक होते थे, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े होने के बाद भी जो है रेडियो के लिए लेखन कार्य किया करते थे, क्योंकि ये उस समय बहुत सम्माननीय बात मानी जाती थी। प्रश्न संख्या 10 है, दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम की क्या सीमाएं हैं? इन सीमाओं को किस तरह पूरा किया जा सकता है? अब जो दृश्य श्रव्य माध्यम है, जैसे हमारा टेलीविजन है, कंप्यूटर है, सिनेमा है, अब इसके माध्यम में अगर हम श्रव्य माध्यम को देखें तो उसकी बहुत सारी सीमाएं, और इन कमियों को दूर कैसे करेंगे ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। विशेष रवि माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम की कई सीमाएं हैं जो इस प्रकार है। तो ये जो हमारे जितने भी दृश्य श्रव्य माध्यम है, इनकी तुलना में श्रव्य माध्यम की बहुत सारी सीमाएं जो इस प्रकार है। दृश्य श्रव्य माध्यमों में हम नाटक को अपनी आंखों से देख सकते हैं और पात्रों को संवादों से सुन भी सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम में हम केवल सुन सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। तो सबसे बड़ी सीमा हमारी ये हो जाती है। दृश्य श्रव्य माध्यम में हम पात्रों के हाव भाव देख उनकी दशा का अनुमान लगा सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमें दिखाई ही नहीं देता तो उनकी कंडीशन को हम देखकर नहीं, सिर्फ सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक सबसे बड़ी सीमा ये भी होती है। दृश्य श्रव्य माध्यम में मन चला पात्रों के वस्त्रों की शोभा और उनके सौंदर्य को देख सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम में हम इनकी ऐसी कल्पना ही कर सकते हैं, यानी कि उस व्यक्ति ने क्या पहना होगा ये सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, जबकि रंगमंच और सिनेमा में क्या होता है हम इन सभी को देख सकते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यम किसी भी दृश्य तथा वातावरण को देखकर आनंद उठा सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम में पत्ते की स्थिति को केवल ध्वनि के माध्यम से ही समझ सकते हैं। जैसे जंगल का दृश्य प्रस्तुत करना हो तो जंगली जानवरों की आवाज और डरावना संगीत दिया जाता है। अगर प्राकृतिक वातावरण है तो हम उसे दृश्य श्रव्य माध्यम में देखकर आनंद उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम रेडियो की बात करते हैं तो हम सिर्फ उसको सुन सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? सिर्फ सुन सकते हैं कि मतलब जैसे पत्ता क्या कहते हैं हिल रहा है तो उसकी आवाज आएगी, हवा के चलने की आवाज आएगी, तो उसे हम सिर्फ सुनकर
महसूस करने या अपनी कल्पना में महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं। दृश्य माध्यमों में श्रव्य माध्यमों की तुलना में वातावरण की सृष्टि पात्रों के संवादों द्वारा सीखी जाती है। समय की सूचना तथा पात्रों के चरित्र का उद्घाटन भी संवादों के माध्यम से होता है। अब व्यक्ति किस तरीके के वातावरण में पला बड़ा है, वो कहाँ रहता है, क्या उसका इस समय जो बात कर रहा है समय क्या है, जो कुछ भी है वो संवादों के माध्यम से ही प्रकट करना पड़ता है। श्रव्य माध्यम की इन सीमाओं को ध्वनि माध्यम से पूरा किया जा सकता है। अब श्रव्य माध्यम से जब इतना डिफरेंशिएट है तो सारी चीजों को हमें सबकी पूर्ति सिर्फ ध्वनियों के माध्यम से, अलग अलग ध्वनियों के माध्यम से बयां करनी पड़ती है। प्रश्न संख्या 11 है, पहले रेडियो मनोरंजन का सबसे सस्ता और सुलभ साधन क्यों हुआ करता था? चलिए देखें, रेडियो मनोरंजन का सबसे सस्ता एवं सुलभ साधन इसलिए हुआ करता था क्योंकि उन दिनों ना टेलीविजन होते थे ना कंप्यूटर। सिनेमा हॉल थिएटर बहुत कम संख्या में थे, साथ साथ वे आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हुआ करते थे। अब सबसे सस्ता और सुलभ साधन क्यों था? क्योंकि टेलीविजन और कंप्यूटर तो थे नहीं, और जो थे जैसे पिक्चर हॉल और थिएटर्स वगैरह, तो वो उस समय इतने महंगे हुआ करते थे कि लोग मनोरंजन के लिए इतने ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते थे, तो इसीलिए ये सबसे सस्ता और सुलभ साधन था। रेडियो के लिए लिखे गए उन नाटकों का उल्लेख कीजिए जो बाद में मंच पर भी सफल रहे। ठीक है, जो बेसिकली लिखे तो किसके लिए गए? रेडियो के लिए, लेकिन बाद में उन्हें रंगमंच पर भी जब प्रसारित किया गया तो वहां पर भी वो सफल रहे। ऐसे रेडियो नाटक हैं धर्मेंद्र भारती द्वारा कृत अंधा युग और मोहन राकेश द्वारा कृत आषाढ़ का एक। रेडियो नाटकों का लेखन अन्य माध्यम के लेखन से कुछ कठिन होता है। क्यों होता है? इसका रीजन है क्योंकि रेडियो नाटक में हमें सभी पात्रों, संवादों, सारे भावों सबको हमें ध्वनि के माध्यम से ही प्रकट करना पड़ता है। संवादों और ध्वनि के माध्यम से प्रकट करना पड़ता है, इसीलिए इसका लेखन थोड़ा सा मुश्किल होता है। रेडियो नाटकों का लेखन अन्य माध्यम के लेखन से इसलिए कठिन होता है क्योंकि इसमें मंच सज्जा, वस्त्र सज्जा और अभिनेताओं के चेहरे की भाव भंगिमाओं आदि को संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से संप्रेषित करना होता है। व्यक्ति क्या सोच, पात्र क्या सोच रहा है, वो क्या करना चाहता है, या वो किस परिवेश में रहा है, ये सारी चीजें हमें ध्वनि और संवादों से ही व्यक्त करनी पड़ती है, इसीलिए इसका लेखन थोड़ा सा मुश्किल होता है। रेडियो नाटक लेखन हेतु कहानी का चयन करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? जैसे कि मैंने कहा, कभी भी कहानी एक्शन प्रधान और एक घटना प्रधान नहीं होनी चाहिए। रेडियो नाटक लेखन हेतु ऐसी कहानी का चयन करना चाहिए जो ज्यादा एक्शन प्रधान ना हो, क्योंकि ज्यादा एक्शन रेडियो पर उबाऊ एवं संप्रेषणहीन साबित होता है। क्योंकि एक्शन देखने में अच्छा लगता है, सुनने में उसमें कोई इतना मजा नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाता है? उबाऊ हो जाता है। इसीलिए एक्शन प्रधान कहानी नहीं लेनी चाहिए। रेडियो के लिए संवाद लेखन में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? रेडियो नाटक के लिए संवाद लेखन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संवाद जिस चरित्र को संबोधित कर रहा है वो उसका नाम लेना आवश्यक हो, क्योंकि रेडियो में कौन किससे बात कर रहा है यह हम देख नहीं पाते। मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम आपका नाम लेकर बात करेंगे, क्योंकि व्यक्ति हमें देख नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता है, इसलिए हमें नाम लेकर बात करनी पड़ती है। तो ये एक सबसे बड़ा ध्यान होता है जब हम संवाद लेखन लिखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रेडियो नाटक से संबंधित पाठ, जिसके हमने किए आज 15 प्रश्नों, जिनमें दीर्घोत्तरीय भी थे और लघुत्तरीय प्रश्न भी थे। क्योंकि इस चैप्टर से आपके पास दोनों तरीके के प्रश्न आएंगे, तो इसके लिए आपको रेडी रहना। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे अपने 13 चैप्टर, जो कि हमारी बुक का और क्लास 12 के लिए आखिरी अध्याय होगा। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ के रखिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसी चैप्टर के कुछ प्रश्न। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।